हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। जब भी आपको किसी मटेरियल्स की ज़रूरत हो, अपने यूट्यूब चैनल पर सर्च करें ऑलवेज न्यू 142। हमारे चैनल सबसे पहले आएंगे और आप उस पर देख सकते हैं जितनी भी वीडियो हैं, आसानी से आप देख सकते हैं। देखिए, हम लोग कल पढ़े थे पिछले दिन कि परिवहन क्या है। हम लोग परिवहन के बारे में पढ़े थे कि परिवहन क्या है। तो इसके बारे में हमने बताया था कि हमारे शरीर में जो भोजन है वह मुख से हमारी पेटों में जाती है, लेकिन उसकी आवश्यकता कहाँ होती है? विभिन्न कोशिकाओं में होती है। तो कोशिका में भोजन का जाना जरूरी है। हम जो सांस लेते हैं वह फेफड़ा में जाती है, लेकिन फेफड़ा से विभिन्न कोशिकाओं में जाना जरूरी है, और यही जाने की क्रिया को कहते हैं हम लोग परिवहन। क्लियर? फिर दूसरा हमने पढ़ा कि कोशिका में जब पाचन की क्रिया संपन्न होती है, उसके बाद ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा तो एटीपी के रूप में रह जाती है, लेकिन जो विषाक्त हानिकारक चीज बनते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य चीज, उसको फिर शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। अगर नहीं निकलेगी, शरीर विषाक्त हो जाएगी, तो फिर दिक्कत होगी। तो उन सारे चीजों को उत्सर्जी अंगों तक जाना जरूरी है। तो इसको कहते हैं हम लोग, यानी कोशिका में जो बनी विषाक्त चीज, हानिकारक चीज, उसको कहाँ जाइए? उत्सर्जी अंगों तक। तो इसके ले जाने की क्रिया जो है वही कहलाता है परिवहन। पहले हमने कल पौधों के बारे में पढ़ा था कि परिवहन की क्रियाएं के बारे में, कि पौधों में परिवहन दो तरह से होती है, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। जाइलम जल का संवहन करती है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का। जाइलम और फ्लोएम में अंतर का भी हमने चर्चा किया था और उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, एक दिशीय स्थानांतरण क्या है, द्विदिशीय स्थानांतरण क्या है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं के बारे में। जंतुओं में परिवहन, यानी हम लोगों में परिवहन जो होती है वह किसके माध्यम से होती है। तो हमने पढ़ा था उसके बारे में कि परिवहन क्या है। उसके लिए हमारे शरीर में ना एक तरल संयोजी ऊतक है जिनका नाम है रक्त। तरल संयोजी ऊतक है, उसका क्या नाम है? रक्त। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चैटिंग पर बातें ना करें, तो ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे। सुनिएगा गौर से, तभी समझ पाइएगा, ठीक है? अनावश्यक बातें ना करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि परिवहन के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र है जिनका नाम है रक्त परिवहन तंत्र। यानी कि हमारे शरीर में रक्त जो है वह लाने ले जाने का काम करती है। अब कहेगा सर जी ये रक्त कैसे ला जाती है? देखिए समझिए थोड़ा सा गौर करके कि हम जो भोजन करते हैं, वह जब भोजन हमारे आंतरिक अंगों यानी अमाशय, छोटी आंत जहां भी है, जब वो पच जाती है, तो पचने के बाद वो रक्त में मिल जाती है। वो रक्त में क्या हो जाती है? मिल जाती है। और वह मिल करके अब विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाती है। हाथ की कोशिकाओं में, नाक की कोशिकाओं में, ब्रेन की कोशिकाओं में, पैर की कोशिकाओं में, यानी जितनी कोशिकाएं सब में ले जाती है। कौन? रक्त ही हमारे भोजन को ले जाती है। कोई दिक्कत? हम जो सांस लिए हवा, वह नाक द्वारा हमारी फेफड़ा में गई, और जैसे फेफड़ा में गई, पहले से वहां रक्त का एक प्रोटीन रंजक, याद रखेंगे प्रोटीन रंजक, हीमोग्लोबिन है। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तुरंत कैप्चर कर लेती है, अब बनाती है अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां ले जाती है? इसको विभिन्न कोशिकाओं में ले जाती है। इधर से भोजन को ले गई, फिर किसको ले गई? ऑक्सीजन को। कहने का मतलब हमारा है कि परिवहन का काम कौन करता है? रक्त करता है। परिवहन का काम कौन करता है? रक्त। अब रक्त की संरचना के बारे में हमने कल चर्चा किया था कि रक्त जो है ना वो तरल संयोजी ऊतक है, दो प्रकार की होती है। एक तरल पदार्थ प्लाज्मा होती है जो आयतन के हिसाब से 55%, ठोस पदार्थ रुधिर कणिकाएं होती हैं जो आयतन के हिसाब से 45%। फिर सबका हमने संरचना देखा था, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में हमने विस्तार से कल चर्चा किया था, जो हमारे पहले चैनल पर यानी यूट्यूब चैनल पर लोड है, वीडियो आप देख सकते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मानव हृदय के बारे में। देखिए हमारा जो हृदय है ना, जिसको आप लोग कहते होंगे दिल, क्या कहते हैं हम लोग? दिल। ऐसे हम लोग दिल का फोटो बनाते हैं, जब आप देखते होंगे कि फिल्मों में या कहीं भी हम देखते हैं तो दिल का फोटो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? ये दिल है। ये दिल नहीं है, ये दिल तो केवल किताब का दिल है, ये किताब का दिल है। दिल वास्तविक हमारा क्या होता है? दिल जो है ना यानी हृदय, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हार्ट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हार्ट। एक कोमल मांसल गुद्देदार संरचना होती है। हमारा जो दिल है ना वो कोमल मांसल क्या है? गुद्देदार संरचना होती है। और ये कैसा होता है? तो ऊपर का भाग जो होता है ना उसका थोड़ा सा चौड़ा होता है और नीचे का भाग संकीर्ण होता है। देखिए कोमल रचना होती है और ये वक्ष गुहा में स्थित होती है। वक्ष गुहा का मतलब जो हड्डी है ना हमारी सीने में, ये 12 पसलियां हैं, 12 दूनी 24,
24 पसलियां हैं, 12 गो इधर 12 गो इधर। आपसे पूछे कि वक्ष गुहा में कितनी पसलियां, तो याद रखेंगे 24। संख्या में जोड़ा में पूछेगा तो 12। ठीक है, अब चलिए, तो ये कोमल मांसल स्थित है, वक्ष गुहा में स्थित होती है, ये अंदर में रहती है और इसका आकार तिकोना होता है। कैसा होता है? तिकोना। चौड़ा भाग जो है आगे की ओर और जो संकीर्ण भाग है वो पीछे की ओर झुका होता है। चौड़ा भाग जो है वो आगे की ओर और जो संकीर्ण भाग है वो पीछे की ओर और झुका हुआ है, माने सीधा खड़ा नहीं है हमारा हृदय, थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ है। ठीक है, हृदय समझ गए कि हृदय की संरचना कैसी? तो कोमल मांसर गुदेदार, उसकी चौड़ी ऊपर का भाग जो चौड़ा हुआ है आगे की ओर झुका हुआ है, नीचे का भाग जो संकीर्ण है वह पीछे की ओर धंसा हुआ है और वह बाईं ओर झुकी हुई है, माने हल्का जो है ना वो झुका रहता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं, हमारा क्या कहता है समझते हैं। देखिए यही हमारा हृदय है, ये देख रहे हैं ना, ये हमारा हृदय है यानी दिल है। ठीक है, अब देखिए इसमें गौर करके अगर देखिएगा आप तो इसमें कई भाग आपको दिखाई पड़ती होगी। सबसे पहले देखिए उसके ऊपर जो देख रहे हैं ये बाहरी झिल्ली, ये क्या देख रहे हैं आप? ये बाहरी झिल्ली है, इससे घिरा होता है, दोहरी झिल्ली से। अब इसका क्या काम भाई? ये जो दोहरी झिल्ली है ना इससे घिरा हुआ है। हृदय जो है ना ये देख रहे हैं डबल परत, देख रहे हैं डबल परत आपको दिखाई पड़ रही है, ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई है। अब इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रियल, सॉरी, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये बाहरी झिल्ली से जो घिरी रहती है इसको हम लोग बताते हैं हृदय आवरण। क्या कहते हैं हम लोग? हृदय आवरण कहते हैं, जो यह बाहरी झिल्ली से क्या करती है? घिरी रहती है। कोई दिक्कत? हृदय आवरण इसको कहते हैं, माने इसको मतलब बाहरी समझिए चोट, आघात या अन्य प्रकार की चीजों से क्या करती है? ये हमें बचाती है। कोई दिक्कत? ये जो बाहरी झिल्ली है इसको रगर होने से, माने हृदय में ना रगर ना हो, इससे ये क्या करती है? हमारी बचाती है। इसके अंदर एक गुहा होता है, इसके अंदर में ना ये जो भाग देख रहे हैं इसके अंदर में गुहा होता है, इसको कहते हैं पेरिकॉर्डियल गुहा। इसके अंदर में एक गुहा होती है, माने रिक्त स्थान होती है, इसको क्या कहते हैं? पेरिकॉर्डियल गुहा। और उसके अंदर में एक द्रव भरा होता है, इसको कहते हैं पेरिकॉर्डियल द्रव। समझिएगा, मानव हृदय कोमल मांसल गुद्देदार संरचना होती है, इसके ऊपर दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, इसे पेरिकॉर्डियल क्या कहते हैं हम लोग? पेरिकॉर्डियल झिल्ली या हृदय आवरण कहते हैं, हृदय को रक्षा करती है। क्लियर? उसके भीतर एक गुहा होती है, उसको पेरिकॉर्डियल गुहा कहते हैं और उसके अंदर द्रव भरी होती है, उसको कहते हैं पेरिकॉर्डियल द्रव। कोई दिक्कत? और ये हमारे शरीर में हृदय गति को बनाए रखती है। हृदय गति का मतलब है कि हृदय आने जाने का काम जो है वो करती है। चलिए, ये हृदय ना हमारा दो भागों में बटा होता है, एक बायां भाग और एक दायां भाग। ये किस भागों में बटा होता है? दो भागों में। इसको कहते हैं हम लोग विभाजिका। ये दो भागों में बटी होती है, बायां भाग और दायां भाग, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? विभाजिका। हमारा हृदय कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में। किसके द्वारा बटा हुआ है? विभाजिका द्वारा। याद रखेंगे, किसके द्वारा? विभाजिका। अब देखिए इसके बाएं भाग में भी दो चेंबर हैं यानी घर, और दाएं भाग में भी दो चेंबर हैं घर। बाएं भाग में भी दो चेंबर और दाएं भाग में भी दो चेंबर हैं, इसको कहते हैं हम लोग बायां आलिंद, बायां नीलय, दायां आलिंद, दायां नीलय। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए हृदय में कितने घर? मानव हृदय में ना 4 बेसम होते हैं। कौन कौन? मानव हृदय में कितने बेसम? 4। बायां आलिंद, बायां नीलय, दायां आलिंद, दायां नीलय। समझ रहे हैं? अब चलिए, अब ये जो देख रहे हैं ना, ये हृदय विभाजिका द्वारा अलग होगी। इसके ऊपर कई शिराएं आप देख रहे हैं, ये जो हैं इसमें महाधमनी है, फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस धमनी है, ठीक है ना, ये सब है। अब इसका क्या क्या काम है ये सब देखेंगे। तो पहले तो आप संरचना देख लीजिए कि मानव हृदय का संरचना कैसा, आपसे पूछेगा मानव हृदय की संरचना का वर्णन करें, सचित्र वर्णन, तो चित्र बनाना आप याद रखिएगा और उसमें लिखिएगा मानव हृदय कोमल मांसर गुदेदार संरचना होती है, जिसकी चौड़ी भाग आगे की ओर झुकी होती है और संकीर्ण भाग पीछे की ओर झुकी रहती है और हृदय बाईं ओर झुकी रहती है। हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है, इसे पेरिकॉर्डियल झिल्ली कहते हैं या हृदय आवरण कहते हैं। इसके भीतर एक खाली जगह होता है, इसे पेरिकॉर्डियल गुहा कहते हैं। इसके भीतर एक द्रव होता है, उसे पेरिकॉर्डियल द्रव कहते हैं। हृदय दो भागों में बटी होती है, बायां भाग, दायां भाग, और बांटने वाली भाग को कहते हैं हम लोग विभाजिका। हृदय जो बटी होती है किससे बटी होती है? विभाजिका द्वारा बटी होती है। कोई दिक्कत है यहां तक? चलते हैं। और प्रत्येक भाग में यानी बाएं भाग में दो चेंबर
और दाएं भाग में 2 चेंबर, बायां आलिंद बायां नीले, दायां आलिंद दायां नीले। और दोनों देखिए, ये जो बायां आलिंद है ना, इस नीले आलिंद पर एक कपाट लगी रहती है। बायां और दायां भाग पर क्या रहती है? कपाट लगी रहती है। इसको कहते हैं, देखिए बाएं भाग में जो कपाट होती है, ये बाएं भाग में ही सर, इसको कहते हैं हम लोग द्विदली कपाट। और दाएं भाग में रहता है, उसको कहते हैं त्रिदली कपाट। बाएं आलिंद और नीले छिद्र पर एक कपाट होती है, उसको कहते हैं हम लोग द्विदली कपाट, बायां भाग में। और दाएं भाग में दायां आलिंद और नीले पर एक कपाट होती है, उसको कहते हैं हम लोग त्रिदली कपाट। कोई दिक्कत? इतना तो समझ गए। इसके अलावे ऊपर का जो कुछ भाग देख रहे हैं, वो क्या है? धमनी है, सिराएं हैं, ये सब। क्लियर है? अब आपसे कभी कभी पूछता है ना कि हमारा हृदय काम कैसे करता है, तो समझिएगा थोड़ा सा गौर से, एकदम बारीकी से। देखिए होता क्या है, हृदय का काम खून बनाने नहीं है, रक्त बनाने का काम, यानी खून बनाने का काम ना अस्थि मज्जा में होती है। हमारे बॉडी में रक्त बनाने का काम कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। ठीक है? अस्थि मज्जा से खून जाती कहाँ है? तो हमारी हृदय में। कहाँ है? वहां से कहाँ पहुंचती है? हृदय में। और हृदय में कहाँ पहुंचती है? तो याद रखेंगे, जो हमारी बाई भाग है ना, वो बाई भाग में पहुंचती है। सुनिएगा, बाई भाग में पहुंचती है। बाई भाग में एक भाग है जिसका नाम है फुफ्फुस शिरा। क्या नाम है उसका? फुफ्फुस शिरा। ये शुद्ध रक्त, ये शुद्ध रक्त को लेकर के देती है किसको? फेफड़ा को। समझिएगा, ये शुद्ध रक्त को क्या करती है? फेफड़ा को देती है। और फेफड़ा क्या करती है? इधर से जो हवा हम लोग लिए, समझिए ऐसे गौर करके, कि रक्त उधर से हृदय से, मतलब अस्थि मज्जा से आया कहाँ? हमारी फेफड़ा में। इधर से हम दिए कौन? हवा उसको। तो फेफड़ा में रक्त में क्या मिल गया? ऑक्सीजन। अस्थि मज्जा में खून बना, और वो आया कहाँ? फेफड़ा में। और फेफड़ा इधर से उसको क्या मिला दिया? ऑक्सीजन मिला दिया। तो वो अब हो गया शुद्ध खून। अभी तक शुद्ध नहीं था, अब क्या हो गया? वो शुद्ध खून। अब उस शुद्ध खून फेफड़ा से शुद्ध खून फुफ्फुस शिरा लेकर के दिया किसको? आलिंद को। किसको दिया? आलिंद को। ठीक है? और ये आलिंद जो है, ठीक है, वो क्या करती है? वो देती है नीले को। जैसे यहां से क्या होता है कि जो बाई भाग में देख रहे हैं, ये बाई भाग, सॉरी यहाँ बाई भाग, इसमें जो आलिंद है, यहाँ पर एक कपाट है। ये कपाट का क्या काम है? जो द्विदली कपाट है, उसका क्या काम है कि आलिंद से रक्त तो नीले में गया है, लेकिन नीले से रक्त वापस नहीं जाएगा आलिंद में, उल्टा नहीं बहेगा, बहेगा सीधा। यानी इस तरह के कपाट ऐसे है कि इधर से तो गया है, उधर से आने लगेगा कि रास्ता बंद, इधर से जाएगा तो मुंह खुल गया, उधर से आने लगेगा कि रास्ता बंद, कहेगा नहीं जाना है। समझ रहे हैं ना? यानी वो कपाट ऐसी है, द्विदली कपाट, कि आलिंद से रक्त निकली और नीले में गई, लेकिन कभी अगर नीले भर भी जाए तो वह ऊपर की ओर उल्टा नहीं चल सकती है। ठीक है? तो फेफड़ा में रक्त में खून थी, ऑक्सीजन मिल गया, रक्त में क्या मिल गया? ऑक्सीजन। और वहां से जो फुफ्फुस शिरा है, वो लेकर के किसको दिया? हृदय के आलिंद को। आलिंद किसको दिया? नीले को। नीले में जब रक्त भर जाता है तो वो देता है धमनी को। किसको देता है? धमनी को। अब धमनी रक्त को लेकर के, धमनी रक्त को लेकर के और पूरे बॉडी को दे देता है, पूरे बॉडी को, कि तुम ले जाओ। अब यहां से रक्त ना पूरा एकदम घूम गया, पूरे बॉडी के अंदर गया, सब प्रत्येक कोशिका कोशिका के अंदर गया। ठीक है? उसमें जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया। ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया। अभी बताए थे ना कि ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? रक्त। तो रक्त ले गया ऑक्सीजन को, कोशिका में ले जाकर वहां पर भोजन की साथ उसका ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन खत्म, रक्त हो गया मृत। अब रक्त वहां पर क्या हो गया? मृत हो गया। अब वो फिर वापस लौट करके आता है शिरा में। किसमें आता है? शिरा में। शिरा से फिर जाता है आलिंद में, दाएं वाले में, और दाएं आलिंद से फिर जाता है नीले में। नीले में फिर से वहां पर बैठा हुआ है फुफ्फुस। फुफ्फुस जो है धमनी, फुफ्फुस धमनी, वो धमनी ना फिर उसको लेकर के देता है हृदय को। समझिएगा कैसे कैसे हुआ। तो फिर समझिए ऐसे, समझिए ऐसे हमारा रक्तचाप बना हुआ है। रक्तचाप, यहाँ हृदय है, यहाँ हृदय है, यहाँ फेफड़ा है, यहाँ हमारा क्या है? फेफड़ा। इधर से खून गया फेफड़ा में, इधर से ऑक्सीजन आया फेफड़ा में। अब यहाँ हमारा शुद्ध हो गया। समझिए गौर से, यहां से क्या किया? जो फुफ्फुस शिरा है, फेफड़ा से रक्त को लेकर के हृदय को दिया, हृदय के आलिंद से लेकर के वो नीले में गया,
और नीले से फिर धमनी ले लिया उसको, और धमनी लेकर के पूरे बॉडी में उसको प्रसार कर दिया। सब जगह कोशिका में गया, ऊर्जा का निर्माण हुआ और ऊर्जा खत्म, इसका ऊर्जा खत्म। अब ये मृत हो गया ऑक्सीजन, ये हमारा जो रक्त है ना वो मृत हो गया, तो ये फिर वापस देती है किसको? शिरा को। क्या देती है? शिरा को। शिरा फिर से वापस देता है अलिंद को, अलिंद फिर से उसको देता है नीले को, ठीक है। और नीले से फिर से वहां रहता है कौन? कौन रहता है? फुफ्फुस धमनी। क्या रहता है? धमनी। वो धमनी जो बी ऑक्सीजनित रक्त है, वी ऑक्सीजनित रक्त, उसको फिर से देता है वापस फेफड़ा को, इसको शुद्ध करो, तो उसको फिर से मिला देता है उसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो ये फुफ्फुस धमनी को तब नहीं देता है, देता है फिर से किसको? शिरा को देता है। समझ रहे ना? तो ऐसे पूरे बॉडी में हमारे रक्त का प्रवाह होता है। तो हृदय का काम केवल रक्त का प्रवाह करना है, ना कि इसका काम है रक्त बनाना। खून कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन हृदय यानी कि जो हमारा दिल है ना, हार्ट, वह केवल हमारे रक्त के प्रवाह को बनाए रखती है। बस रक्त को लाना ले जाना काम है। अब यहां पर क्या होता है सो समझिए, हमारा जो आलिंद से, बाएं आलिंद से नीले में जब जाती है रक्त, तो वहां पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं लब 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 की आवाज आती है। इसका इस जो प्रेशर है ना, इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं हम लोग? डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, क्योंकि डायस्टोल क्रिया होती है वहां पर। और जब फिर इधर से दाएं तरफ अलिंद से जब नीले में जाती है, तो वहां पर एक प्रेशर उत्पन्न होती है, इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो एक डायस्टोलिक और एक सिस्टोलिक, ये दोनों मिल करके हमारे हृदय का क्या बनाती है? एक मतलब वो क्या कहते हैं, हृदय ध्वनि कहिए उसको, या हृदय धड़कन कहिए, ठीक है। तो जब हम लोग डॉक्टर लोग जांच करते हैं हृदय का, रक्तचाप का, तो वही प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों का माप लेते हैं। तो उसका माप कितना होता है हमारे हृदय में, याद रखेंगे, वो तो आगे पढ़ेंगे। 120 mmHg या 120/80 mmHg कहिए या Hg/mm कहिए, ठीक है, ये रहता है, ठीक है। तो हमारे हृदय का माप कितना? 120/80। हृदय का माप कितना? 120/80, यानी हृदय जो हमारा धड़कन है ना, वो धड़कन इतना होता है। कोई दिक्कत? यानी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आलिंद से जब नीले में जाती है तो डायस्टोलिक, और नीले से आलिंद में जाती है तो सिस्टोलिक, दोनों मिलकर के हृदय धड़कन का निर्माण करती है। इससे मापने के लिए एक यंत्र होता है डॉक्टरों के पास, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टेथोस्फेग्नोमैग्नोमीटर, स्फेग्नोमैग्नोमीटर, ठीक है, उसका क्या नाम है? स्फेग्नोमैग्नोमीटर। चलिए, तो हम लोग हृदय के बारे में पढ़ रहे थे, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, हमारा क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य में मैमेलिया वर्ग के जितने जंतु हैं ना, मैमेलिया वर्ग के जो जंतुएं हैं, उनमें 4 प्रकार की क्या पाई जाती है? मैमेलिया वर्ग में कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ठीक है, वेशम होते हैं, जितने भी होते हैं 4 वेशम, जो हम लोग कहते हैं आलिंद, नीले इत्यादि। अब चलते हैं, रक्त वाहिनियां हमारे शरीर में कितने प्रकार की है? देखिए, रक्त को ले जाने के लिए हमारे शरीर में 3 प्रकार की वाहिनियां हैं। पहला तो आपने पढ़ा धमनी, तो धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। इसकी दीवारें मजबूत और मतलब लचीली होती है, मजबूत और लचीली होती है, ठीक है। और इसी का एक विपरीत याद रखेंगे, फुफ्फुस धमनी, जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। धमनी शुद्ध रक्त, अब फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त। आपसे बराबर पूछेगा वैसी धमनी जो अशुद्ध रक्त का, तो याद रख, वैसी धमनी जखन ये कह दिया तो रखिएगा फुफ्फुस धमनी, ठीक है। सीधे कह दिया कि शुद्ध रक्त का प्रवाह कौन? शुद्ध रक्त का प्रवाह कौन? धमनी। अशुद्ध रक्त का प्रवाह कौन? तब फुफ्फुस धमनी, ठीक है। चलिए, दूसरा हमारी है केशिकाएं। ये केशिकाएं क्या है सो समझिए। केशिकाएं का मतलब होता है कि पतला पतला नस, आपके हाथ में, पांव में पतली पतली नस है ना, दिखाई पड़ती होगी किसी किसी में। देखिएगा, जो गोरा आदमी रहता है, पूरा एकदम मुंह में देखिएगा, थोड़ा सा एक थप्पड़ मारिए ना, पूरा चम 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 पूरा मुंह लाल हो जाता है, नहीं लगता? लगता है कि अब रक्त बाहर आ जाएगा। वो क्या है? पतली पतली जो शिराएं हैं ना, उसको कहते हैं केशिकाएं। पतली नस, वो पतली नस है। ये अनेक नसों को जुड़ करके ना क्या बनाती है? सिरिकाएं बनाती है, और अनेक सिरिकाएं जुड़ करके सिरा बनाती है। सिरा का मतलब हुआ मोटगर नस। सिरा का मतलब मोटगर नस, समझिए देहात में। जैसे हाथ बाएं बांधिए, यहां पर मोटा नस आपको दिखाई पड़ेगा इतना, किसी किसी में पूरा दिखाई पड़ता है, किसी किसी में तो नस होता ही नहीं है,
अरे होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोगों को तो देखिए ना ऊपर से दिखाई पड़ता है, जिधर उधर सुइया भोगना चाहेगा 20-25 को भोग देगा, कानून से कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं ऐसे दर्द करेगा, ऐसे थोड़ी बात है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई पूछे केशिकाएं क्या है, तो बोलिएगा ये पतली नस को क्या बोलते हैं हम लोग, केशिकाएं। पतली नस को क्या बोलते हैं हम लोग, केशिकाएं बोलते हैं। और ये कई केशिकाएं जुड़कर सिरिकाएं, और कई सिरिकाएं जुड़कर क्या बनाती है, सिरा। सिरा क्या है, तो ये अशुद्ध रक्त का बर्बाद, देखिए धमनी शुद्ध रक्त का, सिरा अशुद्ध रक्त का, कोई दिक्कत। और ये सिराएं में एक सिरा और होती है जिसका नाम है फुफ्फुस सिरा। कोमल हेलो, कहां ध्यान, उठो। तो हम लोग पढ़ रहे थे फुफ्फुस सिरा तो शुद्ध रक्त, देखिए वहां पर ध्यान रखिएगा, फुफ्फुस सिरा तो शुद्ध रक्त, आ फुफ्फुस धमनी तो अशुद्ध रक्त, आ धमनी सीधे तो शुद्ध, आ सिरा सीधे तो अशुद्ध। ठीक है, चलिए, तो लसिका क्या है सो देखिए। अब लसिका के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जब हमारा रक्त प्रवाह होता है ना बॉडी में, तो हमारे रक्त प्रवाह में बॉडी में क्या होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु तीनों जो है ना वो चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु तीनों चलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी ना जो श्वेत रक्तकण है वो शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। शरीर से बाहर नहीं, वो नस से, सिरा से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। निकल करके और एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव बनाती है, उसको कहते हैं लसिका। क्या बनाते हैं, लसिका। देखिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। लसिका हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता लाती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता समझ ना, माने हमारे शरीर को ताकत देने में वह मदद करती है। जिसके शरीर में लसिका ज्यादा होगी, डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होगी, वो रोग प्रतिरोधी क्षमता ज्यादा होगी, उसको बीमारी जल्दी नहीं होता होगा। आज जो आदमी समझिएगा उम्र है 17, 18, 20, वो बराबर बीमार रहता है, इसका मतलब इसमें डब्ल्यूबीसी कम है। हम एक डॉक्टर के यहाँ गए थे एक बच्चे को लेकर के, तो एक आदमी हमसे ना लगभग एक बित्ता बड़ा था लंबाई में, ठंडा का दिन था, स्वेटर ब्यूटर पहने हुआ था, तो वो एक तराजू पर चढ़ा तो वो मात्र 42 किलो हुआ। तो हम मने मने सोचे कि इतना बड़का आदमी है भाई और इस वजन भी इसका कम है, इसका या तो कांटा खराब है क्या। तो हम चढ़े उस पर, तो हम 63 किलो उस समय हुए। अभी तो हमारा वजन 70 किलो है भाई, 70-72 किलो होगा, लेकिन उस समय बहुत दिन पहले की बात कह रहे हैं। तो हम जब चढ़े उस पर तो 63 किलो हुए। हम बोले देखिए भाई वो इतना बड़का है और उसका वजन बड़ा कम है। नहीं, हम चर्चा किए कुछ लोगों से, तो बोला कि अरे भाई उसका खावल आप देख रहे हैं ना बाहर का, अंदर में कुछ गुद्दा बुद्दा नहीं होगा, पूरा हड्डी और खोखला होगा, यानी बीमार होगा। क्या होगा, वो बीमार होगा। और हम लोग क्या हैं, बड़ी मजबूत हैं। आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, कभी बीमार होते देखे हैं? सर जी बीमार जल्दी नहीं होते हैं, इम्यूनिटी उनमें ज्यादा है। इम्यूनिटी मतलब क्या है, इम्यूनिटी मतलब वही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, समझ रहे ना। और यही लसिका, यानी हमारे बॉडी में लसिका की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो आप समझ गए कि लसिका का निर्माण किससे होता है, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल जब हमारे रक्त प्रवाह से, सिरा से बाहर निकल जाती है तो लसिका का निर्माण करती है। और लसिका हमारे शरीर में गाढ़ा चिपचिपा द्रव है जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। आगे हमारा रक्तचाप यानी कि महाधमनी की मुख्य शाखाओं में रक्त का प्रवाह दबाव रक्तचाप कहलाता है। देखिए महाधमनी में जो सिरा होती है ना, उसमें रक्त का प्रवाह जो चलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रक्तचाप कहते हैं। यानी हृदय से रक्त निकला, समझिएगा, हृदय से रक्त निकला, धमनी में गया और फिर इधर से सिरा से आकर के फिर हृदय में आया। तो ये पूरे आने जाने की क्रिया जो होती है ना, इसी को कहते हैं हम लोग रक्तचाप। क्या कहते हैं हम लोग, रक्तचाप। और ये कितना होता है, याद रखेंगे 120। सिस्टोलिक सिस्टम कितना है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm या एचजी में भी लिखते हैं। और डायस्टोलिक कितना होता है, 80। सिस्टोलिक प्रेशर कितना, 120, डायस्टोलिक कितना, 80। यानी फाइनल इसका कितना होता है, याद रखेंगे, तो 120/80। कोई अगर पूछे आपसे तो कितना बोलेंगे, 120/80 mm/mm भी कह सकते हैं, या 120/80 HgMm। याद रखेंगे, कभी कभी ऐसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो प्रेशर है वो कितना है, तो 120 यानी रक्तचाप कितना है, 120। मापने के लिए किसका, तो स्फेग्नोमैग्नोमीटर का। लेकिन एक चीज हमने बताना भूल गया आपको कि कभी कभी रक्त को ना द्विगुण परिवहन कहते हैं, रक्त को द्विगुण। तो द्विगुण का मतलब क्या, अरे 2 गुण। देखिए हृदय से रक्त निकला, फिर से वापस फेफड़ा में जाने के लिए फिर से उसको हृदय में जाना पड़ता है। फेफड़ा, देखिए रक्त कहाँ गया, पहले फेफड़ा में, अब फेफड़ा से रक्त गया हृदय में, हृदय से गया पूरे बॉडी में, फिर बॉडी से आया हृदय में,
हृदय से फिर वापस गया फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर गया हृदय में, ऐसे चलता है। तो रक्त को एक काम करने में 2 बार हृदय के अंदर जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है। तो इसको कहते हैं द्विगुण, माने एक काम करने के लिए रक्त को कितनी बार हृदय में जाना पड़ा, 2 बार ही जाना पड़ा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्विगुण परिवहन। क्लियर। तो हमारा यही चैप्टर है और याद रखेंगे हमारा जो ये देख रहे हैं चित्र आप सामने में, ये क्या हमारा स्फेग्नोमैग्नोमीटर का है। डॉक्टर लोग इसी चीज का उपयोग करके रक्तचाप मापते हैं बॉडी के अंदर में कि किसी व्यक्ति का रक्तचाप कितना है। और हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, रक्तचाप बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारे हृदय घात हो जाते हैं, यानी जब डायस्टोलिक सिस्टम जो है और सिस्टोलिक सिस्टम जो है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, यानी कि वो 120 के बदले 160, 170, 180, तो समझिएगा क्या है, उसको अचानक हृदय घात हो सकता है, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। और ज्यादा दिन अगर लगातार रक्तचाप रहे किसी व्यक्ति को तो समझिएगा उसको पैरालिसिस यानी लकवा की बीमारी हो सकती है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर लोग ज्यादा प्रेशर में रहते हैं या तो बीपी परेशान उनको ज्यादा कर रहा है तो दवा रेगुलर कहिए उनको खाने के लिए, ठीक है, और योग व्यायाम प्राणायाम जो भी है वो कर रही है करने, तो वो कुछ हद तक कंट्रोल होगी। नहीं ज्यादा अगर परेशानी हुई तो आप 2 चीजों की परेशानी में जा सकते हैं, या तो आपको लकवा लगेगी यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग पैरालिसिस, या हृदयघात हार्ट अटैक। साइकिल चलते चलते बच्चे उलट गए, क्या हुआ, राम नाम सत्य हो गया, चलो जिलेबी पूरी बटी। नहीं, क्या होता है कि नहीं होता है, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, मरे कोई भी मरने वाला तो मर गया, नहीं जिलेबी पूरी का तो भोज होबे करता है, नहीं होता है। देखिए अब हमारी अस्मिता का मुंह एकदम चपचप हो गया जिलेबी पूरी के नाम पर। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि हृदय घात हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और देखिए कभी कभी ना हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो कभी कभी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। लो का मतलब बीपी कम हो जाना, बीपी कम हो जाना, वो भी दिक्कत है। अगर अचानक आपके शरीर में बीपी कम हो गया ना तो वो भी दिक्कत है, बैठले बैठले उलट जाइएगा। क्या, अरे खाना बना रहे उलट गए काहे हो, यही खातिर कि शरीर में बीपी कम हो गया। चिंता करने की बात नहीं है, राकेश सर जी का वीडियो देखिए, वो दवा भी बताते हैं। बस उनको जैसे ही बीपी लो हो गया थोड़ा सा चीनी, नमक, नींबू का घोल मिला करके पिलाइए, उनके बॉडी में ना इस तरह का नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। और जिनको अगर मान लीजिए हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसको ये कहते हैं हम लोग बीपी हाई रहता है, तो उनके सोहजन का पत्ता होता है ना, उसको उबाल करके कहिए पीने के लिए, तो कुछ हद तक ठीक हो जाएगी बिना दवा का, ठीक है। ऐसे हमारे साहू मेडिसिन पर भी दवा उपलब्ध है, जिनका नाम है, क्या नाम है, एमलोकाइंड 80 और एमलोसेफ 80, खाइए, हार्ट प्रेशर कम रहेंगे, ठीक है। नाउ एनी प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतने ही, बाकी हमारे जो भी दिक्कत होंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, आप समझ जाएंगे, बाकी दिक्कत होगा तो हमसे बताएंगे।